चलिए तो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका सोनू क्लासेस पर। सोनू क्लासेस यूट्यूब चैनल वेरी सपोर्टिंग फॉर जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको यहां पर सारा कंटेंट फ्री यूट्यूब पर ऑनलाइन आपको मिल रहा है रे। और मैं प्रवीण शर्मा NIT स्लाइड संगरूर पंजाब से फिर आपके सामने लाया हूं लेक्चर दूसरा। उस लेक्चर दूसरे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। जब मैंने लेक्चर 1 में आपसे बात करी थी किसकी भाई, कि हम कैसे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करते हैं, और उस वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, हमने एक चीज इंट्रोड्यूस करी थी जिसका नाम था भैया सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम था भैया उसका? सॉल्ट ब्रिज उसका नाम था। अब इस सॉल्ट ब्रिज का उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या यूज है, और क्या मैं प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज की तरह यूज कर सकता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। और इसी लेक्चर सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आप सभी को मालूम है नीट जेई मेन जेई एडवांस की डेट आ चुकी है, और इस समय मेरा मोटिवेट करना आपको बनता है। तो एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा कि जब युद्ध की रणभेरी बज चुकी है, प्यारे बच्चों, जब युद्ध की रणभेरी बज चुकी है तो अब युद्ध कहां तक टाला जाए। और मेरे हे वीर शिरोमणि योद्धाओं, हे मेरे वीर बाहुबली योद्धाओं, अब फेंको वहां तक जहां तक तुम्हारा भाला जाए, जहां तक तुम्हारा भाला जाए। तो आज हम इस लेक्चर सेकंड में सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके सिलेक्शन क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए भाई, जब मैं सॉल्ट ब्रिज की बात करता हूं तो मैं 1 मिनट लेक्चर 1 को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। रे मैंने क्या कहा था लेक्चर 1 में? मैंने कहा था कि ये जिंक सॉलिड है, और इस जिंक सॉलिड में ZnSO4 एक्वस था। ये मेरे पास डब्बा दूसरा है जिसमें मैंने कॉपर सॉलिड लिया और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन मैंने इसमें डाली थी। ठीक है भाई, ये सब हम बातें कर चुके हैं रे। और एक वायर के थ्रू इसको जोड़ा था जहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था, अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो था। ठीक है भाई, ये बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, और मैंने एक नई टर्म जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं, सॉल्ट ब्रिज, जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी मैं बात करता हूं। जहां पे मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था KCl है, KNO3 है, इन सबको मैं यूज कर सकता हूं। हाँ, इनको सॉल्ट ब्रिज की तरह यूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या, प्रत्येक स्पीसीज को सॉल्ट ब्रिज की तरह यूज कर सकता हूं, उनकी मैं बातें करूंगा। ठीक है भाई, देखना, अगर मैं इसमें सॉल्ट ब्रिज का काम बताऊं तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि इस डब्बे में किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी भैया? Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी रे। ठीक है, और इस डब्बे में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही थी रे? तो इस डब्बे में भैया SO4 2 नेगेटिव एक्सेस में हो रहा था, सल्फेट आयन एक्सेस में था। ठीक है, अब देखिए, मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूं इसका काम क्या है। काम क्या है, देख भाई, ये K पॉजिटिव होगा रे और ये Cl नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये K पॉजिटिव है और यहां पे कौन है? Zn2 पॉजिटिव है। तो यहां से कौन ट्रांसफर होकर आएगा रे? इसको काउंटर आयन कौन मिलेगा? Cl नेगेटिव। और इसको काउंटर आयन कौन मिलेगा रे? K पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो पहला यूज इसका क्या होगा? पहला यूज होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हेल्प करता है। ठीक है ना, उनके फ्लो को क्या करता है? आसान बनाता है। दूसरी बात क्या थी कि अगर मैं केस 2 पे जाऊं तो इस डब्बे में जब तक मैंने सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब तक इस डब्बे में Zn2 पॉजिटिव बढ़ रहा था और इस डब्बे में SO4 2 नेगेटिव बढ़ रहा था। और उस SO4 2 नेगेटिव और उस Zn2 पॉजिटिव की जब आपस में इंटरेक्शंस हो रही थी तो उनकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या था? रुक रहा था। लेकिन जैसे ये आया, क्योंकि जब उनकी दोनों की इंटरेक्शंस हुई तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी क्या हुई? डिसमेंटेन हुई। तो इसके आने की वजह से क्या होता है? जो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी है वो क्या रहती है भैया? मेंटेन रहती है। और अगर सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, करंट का फ्लो पूरी डायरेक्शन में जाएगा,
और अगर करंट का फ्लो जाएगा तो बल्ब भी क्या करेगा भैया, ग्लो करेगा। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? ये तो बेसिक 3 काम है जो इसके स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन से यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज में मैं क्या पढ़ता हूं, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं एक चीज और देखूं कि यहां पे KCl KNO3 था, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये Zn जो 2 पॉजिटिव है और ये SO जो 2 नेगेटिव है, ये भी इसकी तरह क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए? तो ऐसा काम इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसकी कैविटी का साइज सिर्फ उतना ही होता है जितना कि यहां से इसका इलेक्ट्रोलाइट अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट के पास जाके क्या कर सके, इंट्रैक्शन कर सके। तो इसका मतलब यह होगा कि ये ओनली चलिए भाई, तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होने वाले सॉल्ट ब्रिज जो है मेरे पास, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या मैं प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे मैंने KCl यूज किया, जैसे मैंने KNO3 यूज किया, ठीक है, मैं कहने लगूं जी Hg2Cl2 में यूज करने लगूं, मैं कहने लगूं जी TlCl में यूज करने लगूं, क्या मैं हर किसी को ऐसे ही बना सकता हूं क्या सॉल्ट ब्रिज? क्या मैं प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे सॉल्ट ब्रिज लगा सकता हूं? किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो उसके भी कुछ क्या होते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये लेक्चर 2 का मेरा सेकंड हाफ पार्ट है, मैं इसकी चर्चा करता हूं आपसे, सुनना भाई। देखिए, तो मेरा जो टॉपिक है वो है अब सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, ठीक है, अभी जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी यूनिट बढ़ेगी उसमें हर एक चीज को बताऊंगा कि किसको मैं इलेक्ट्रोलाइट बोलता हूं, किसको मैं इलेक्ट्रोड बोलता हूं, उसका थोड़ा सा पॉइंट मैं आज बता दूंगा इसी लेक्चर में। सुनना भाई, देख, सबसे पहली बात तो जो भी सॉल्ट ब्रिज आप यूज करेंगे उसका जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप उठाएंगे वो कैसा होना चाहिए रे, वो मस्ट बी इनर्ट होना चाहिए। मतलब कि उसका मेरे ना एनोड से कोई लेना देना हो, उसका मेरे कोई कैथोड से लेना देना ना हो, सिर्फ उसका काम क्या था, ट्रांसफर ऑफ आयन करवाना है, होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को क्या है कम करना था, सिर्फ इतना उसका काम था, ठीक है। तो पहला काम तो यह होता है कि मुझे इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, वो मुझे इलेक्ट्रोलाइट को क्या लेना है, वो इनर्ट लेना है, ठीक है भाई, मुझे इलेक्ट्रोलाइट को क्या लेना है, इनर्ट लेना है। दूसरी बात क्या थी, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, हां चलिए, हां दूसरी बात यह है इलेक्ट्रोलाइट को इनर्ट होना है। दूसरी बात क्या थी कि जो भी, जैसे मैंने अभी यहां पे चर्चा क्या करी थी, मैंने मान चलिए ये मेरे पास डब्बा था, ये मेरे पास दूसरा कैथोड का डब्बा था, यहां पे मैंने सॉल्ट ब्रिज को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब यहां पे मैंने एग्जांपल के लिए मैं मानता हूं मैंने KCl उठा लिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो KCl को मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि सबसे पहला केस क्या होना चाहिए, इन दोनों का जो साइज है, साइज ऑफ कैटाइन इज सिमिलर होना चाहिए किसके रे, साइज ऑफ एनायन के, ठीक है। कैटाइन कौन है, K पॉजिटिव, एनायन कौन है, Cl नेगेटिव। अगर इनका साइज बराबर होगा, दूसरी चीज इसमें क्या होनी चाहिए, इनकी वेलोसिटी बोलूं, इनकी स्पीड बोलूं, इनकी मोबिलिटी बोलूं, किसकी, कैटाइन की और एनायन की, वो क्या होनी चाहिए, इज सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तीसरी चीज क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर। अभी जब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे इलेक्ट्रोलाइट सेल, उससे पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा। वैसे अगर मैं ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करूं तो बेसिकली एनायन और कैटाइन जो मेरे पास दो स्पीसीज है ना, उनके चार्ज का रेशियो है, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्ट जो नंबर है वो भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, किसका, कैटाइन का और एनायन का। बोले बात समझ में आई नहीं आई। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट यूज करेंगे, साइज इनका सिमिलर होना चाहिए, वेलोसिटी स्पीड मोबिलिटी बात बराबर है, दोनों की बराबर होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों का क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ऐसी विशेषताएं जिस भी इलेक्ट्रोलाइट में होंगी, मैं उसको अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज की तरह क्या करूंगा भैया, इंट्रोड्यूस करूंगा।
तो ये मेरे पास क्या था, सिलेक्शन क्राइटेरियाज थे किसके, सॉल्ट ब्रिज के। ठीक है भाई, यहां पे मेरी पूरी वर्किंग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, सॉल्ट ब्रिज की, और मेरे पास उसके क्या सिलेक्शन क्राइटेरियाज थे, मैंने सब कुछ आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब मैं आपको आगे थोड़ा सा इसमें बताता हूं कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहता हूं, थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहता हूं रे, किसके रिगार्डिंग, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्या है एक्स्ट्रा, पहला पॉइंट एक्स्ट्रा यह है कि देख मैंने अभी एक चीज बताई कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना रे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, इसका काम क्या था, इसका काम था केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है रे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। पेपर में अगर पूछने लगे क्या ये स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा रे, तो सीधी सी बात है कि ये जो रिएक्शन है, जो ये एनर्जी है वो किससे बन रही है भैया, केमिकल रिएक्शन से बन रही है रे। और अगर ये केमिकल रिएक्शन से बनती है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन मैंने सिंपल उठाई थी, तो मैंने यहां पे क्या बताया था, सिंपल ZnSO4 प्लस के Cu था। अब अगर ये रिएक्शन चल रही होगी तो उसको मैं क्या बोलता हूं केमिस्ट्री की भाषा में, उस रिएक्शन का नेचर कैसा होगा भैया, स्पॉन्टेनियस नेचर होगा। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई रे। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो बदलेगा, लेकिन कैसी रिएक्शन की नेचर होगी रे, स्पॉन्टेनियस नेचर की रिएक्शन होगी। पहली बात समझ में आई रे। दूसरी बात क्या है, यहीं पे जोड़ने की कोशिश करता हूं, हां ठीक है। देखिए पहली बात तो ये थी, एक्स्ट्रा पॉइंट की पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि देख भाई, ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा जिसको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या दिया, जिसको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड बोला था, और इस एनोड पर क्या हो रहा था रे, ऑक्सीडेशन हो रहा था। और इसी को मैं अगर पेपर में सवाल अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब नरेस्ट इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो उससे पहले बताऊंगा कि क्या होता है कैथोड कंपार्टमेंट का काम, क्या होता है एनोड कंपार्टमेंट का काम। तो मैं इसको बोल सकता हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बात समझ में आई रे। अगर मैं कहने लगूं कि मेरे पास तो सिर्फ ऑक्सीडेशन ही ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो वो कौन सा सेल बना सकती है, तो वो भैया ऑक्सीडेशन हाफ सेल बना सकती है। सिमिलरली मैंने कॉपर वाला यहां पे कैथोड था, और कैथोड पे क्या हो रहा था रे, रिडक्शन हो रहा था। तो मैं इसको क्या डिफाइन कर सकता हूं, मैं इसको रिडक्शन हाफ सेल डिफाइन कर सकता हूं। और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे मैं फुल सेल डिफाइन कर सकता हूं, उसी को मैं डेनियल सेल डिफाइन कर सकता हूं, उसी को मैं गैल्वेनिक सेल डिफाइन कर सकता हूं, और उसी को मैं वोल्टिक सेल भी डिफाइन कर सकता हूं। कैसा भी पेपर में मिल जाए, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। ये दो एक्स्ट्रा बात समझ में आई क्या आपको? अगर ये समझ में आती है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा इस लेक्चर में। देख भाई, अगर मैं तीसरा पॉइंट लेके चलूं तो एक बात समझ में आती है कि देख, जब भी कोई सेल वर्किंग करेगा तो इतनी बात तो साफ है कि रिएक्शन का नेचर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस नेचर होगा। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि बात अब ये वो समय आ गया है जब मैं इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं सिंपल में, अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल उठाऊं तो मैंने यहां पे जिंक की रॉड डाली थी, तो ये जो जिंक रॉड है ना भैया, ये इलेक्ट्रोड है। लेकिन जब जिंक जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रोड है, लेकिन जब जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर, तो ये एक्वस स्पीसीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। और इन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है किसके बीच, बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, उसी को मैं नाम क्या देता हूं रे, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल।
बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन यहां पर फिर से बात फंस जाती है। और बात क्या फंस जाती है? बात यह फंस जाती है कि अगर मैं कहूं कि भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात यह है कि मेरे पास एक एनोड है। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो मैंने सिंपल उसको लोन से डिफाइन किया था कि भैया ये नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली अगर मैं कैथोड की बात करूं तो मैंने उसको सिंपल इजी ट्रिक RRCP बताई थी और मैंने उसको पॉजिटिव डिफाइन किया था। अरे बात सुनना रे बोर्ड पे, बस बात नहीं। देख सीधी सी बात यह है कि अगर मैं कहूं कि ये अगर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है, मतलब कि एनोड का कौन, ये इलेक्ट्रोड, और इसका ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था, तो इनके बीच का जो डिफरेंस था वो क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि क्या भैया मैं हर बार एनोड को नेगेटिव मानूं या मैं कैथोड को पॉजिटिव मानूं, या मेरे पास क्या ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिससे मैं इलेक्ट्रोड को डिफाइन करूं? क्या मैं इलेक्ट्रोड को अगर मैं डिफाइन करने चलूं, अगर मुझे सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड करना हो तो क्या उसके लिए पोलरिटी सफिशिएंट है? जैसा कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको बताया कि मैंने क्या बताया, नेगेटिव वाला कौन रहता है, एनोड रहता है, और पॉजिटिव वाला कौन रहता है भैया, कैथोड रहता है। क्या यह चीज सफिशिएंट है किसको बताने के लिए, किसको बताने के लिए, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड को? तो यह बात आपको दिमाग में रखनी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ पोलरिटी से, सिर्फ चार्ज से कौन सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। उस कहानी को सीखने के लिए बने रहे मेरे साथ लेक्चर 3 में। चलिए दोस्तों, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं अपने लेक्चर को यहीं पर फिनिश करना चाहूंगा। और लेक्चर 3 में हम सीखेंगे क्या भैया, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या है, और उस सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड से जो मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन किया है ना, इसी को मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैसे पढ़ता हूं और इसी का मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूं, और यह भी, और इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, जिसको मैं सिंपल बोलूं तो E0 सेल पढ़ता हूं। ठीक है भाई, तो ये चीज हम लेक्चर 3 में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और हां, एक 15 मिनट का लेक्चर मैं बनाना चाहूंगा, जो मेरे सवाल रह गए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, वो मैं कंटिन्यू करूंगा आपका। तो सभी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उस लेक्चर को प्लीज जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बने रहिए, सोनू क्लासेस पर आपका स्वागत है। थैंक यू।